नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर खास एपिसोड्स में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बातें, जहां पर हम इंडस्ट्री का भी हाल लेते हैं और साथ ही घर खरीदारों के लिए भी बताते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है। तो बजट आ चुका है। जैसा हमने पहले भी कार्यक्रम में कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लेकिन कुछ हद तक पूरी नहीं हुई। बहरहाल आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि क्या और कुछ अनाउंसमेंट आएंगे, लेकिन जो एक बहुत रीसेंट अनाउंसमेंट आया है वो है इंटरेस्ट रेट कट का। जी हाँ, आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, अपना रेपो रेट घटाया है और अभी उम्मीद जाग गई है कि आने वाले वक्त में होम लोन की दरें भी नीचे जाएगी। तो इन सब का बाजार पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से यहां से हम आगे देखें, घर खरीदारों के लिए यहां से क्या संदेश है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए यहां से क्या संदेश आ रहा है, ये सारी बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं सी शेखर रेड्डी, जो कि एमडी हैं CSR स्टेट्स के और साथ ही प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के। बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ है अमित गोयनका साहब, जो कि CEO और MD है नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज के। आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। रेड्डी साहब, एक आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा। बजट के दौरान आपसे बातचीत नहीं हो पाई। बजट में बड़ी उम्मीदें थी रियल एस्टेट को, लेकिन काफ़ी हद तक वो पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारी ऐसी मांगें थी जो लगातार आती थी इंडस्ट्री की तरफ से, वो नहीं आई है। तो क्या ये एक निराशा का सबब रहा है, या आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में बजट के बाहर भी कई अनाउंसमेंट आ सकते हैं? ये जो बीजेपी पार्टी अपना मैनिफेस्टो में रखा है, हम एनडीए गवर्नमेंट आए तो हम इंटरेस्ट रेट को 7.5 तक लेके जाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे और दूसरा जितना भी टैक्सेस है कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का भी देखेंगे बोल के बहुत प्रॉमिस करे उनका जो उनका मैनिफेस्टो में। जब अब क्रेडाई का जो कन्वेंशन में भी पार्टी का जो लीडर्स हमारे को जो एड्रेस करे, उस वक्त भी हमारे को बहुत अश्योरेंस दिए हैं। और गवर्नमेंट का जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, वो भी फुलफिल होना बोलो तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देने का था। एटलीस्ट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 5 years देने का था, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का था, और सर्विस टैक्स अबॉलिशन करने था एटलीस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। बट उतना बहुत उन क्या है उम्मीद और ड्रीम्स तो बताया सब लोगों को, अब पूरा लोगों को बाय 2022 हाउसेस हो जाएंगे बोल के। इसलिए सब लोगों को उम्मीद था ये बजट is a very turning point for entire Indian real estate industry and the shelterless people. But इतना जो उम्मीद उनको उन्होंने बताया सब लोगों को, all of a sudden there is nothing in the budget for everybody, for affordable housing, general public, and not for neither for the developers. It has given a very big disappointment across the country for all sectors of people, middle class people, and entire industry is in totally unhappy. And because government various stakeholders meeting में हमारे को तो अश्योरेंस दिया है, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, या आप लोग हम बहुत सफर हो गए यूपीए गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट होने के बाद आपको इतना ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे बोल के सब हमारे को अश्योरेंस दिए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस बजट हैज नॉट गिवन एनीथिंग, एंड टॉप ऑफ इट वो सर्विस टैक्स जो है 12.36 से वो 14% का है जी। सो इट्स एडिशनल बर्डन ऑफ अराउंड 0.4% ऑन द कंज्यूमर एंड द अफोर्डेबल हाउसिंग ओनर. And also the recent railway budget also is going to impose certain tariff, additional tariff on the cement, steel, other building material. Definitely building material costs is also going to go up. Only हमारे जो उम्मीद है जो recent RBI का जो 25 points basis का जो repo rate कम करा है, I think at least we are hopeful that we are expecting that this government and RBI in view of the inflation is coming down. I think in the coming months, I think the rate of interest should come down to 7.5 to 8%. Then only the agenda of affordable houses can be achieved. Otherwise, the slogan of housing for all will remain like that. Whatever it was remaining for the last 10-15 years, it will remain in the future also. And I feel personally the NDA government has lost a good opportunity in fulfilling their ambition. Right. गोयनका साहब, ये दर्द हम पहले भी सुन चुके हैं कि बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी जो फुलफिल नहीं हुई है, और अब रेड्डी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। लेकिन अब जो आरबीआई का कदम आया है, हालांकि एक बहुत होलिस्टिक व्यू से आया होगा, सिर्फ वो रियल एस्टेट को देखकर उन्होंने नहीं उठाया होगा, लेकिन आपको लगता है कि इससे बड़ी राहत, जो दर्द जो बजट के दौरान जो एक निराशा आ गई थी, कुछ हद तक इससे दूर होगी, एक राहत आती हुई दिखाई देगी?
इससे कोई बहुत बड़ी राहत तो नहीं मिलेगी आपको, मगर ये बात तय है कि एक जो दिशा बनाई गई है बजट में हाउसिंग फॉर ऑल की, जो पिछले साल एक जो लोगो रखा गया था, एक स्लोगन रखा गया था, उसके तहत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी उस तरीके से अलाइन किया जाए। हाल ही में आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का तालमेल बिठाया गया, जिसकी वजह से फिस्कल और मॉनेटरी कंसोलिडेशन की बात की गई है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही गई है। अगर हम देखें तो बजट का ये काम ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत के तुरंत सारे के सारे जो आपको इंटरेस्ट की छूट है या सबवेंशन की छूट है वो तुरंत आपको हासिल या आपको अवेलेबल कराए। ये आरबीआई का भी काम है कि वो बैंकिंग सेक्टर के तहत वो जो भी आपको बेनिफिट्स दे, चाहे वो सबवेंशन के थ्रू या फिर इंटरेस्ट रेट कट के थ्रू, वो कंज्यूमर्स को हासिल हो। तो डेफिनेटली आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात आपके सामने रखी है कि ये पहला कदम है इस साल का, और ऐसे कई कदम आपको दिखेंगे ताकि एक ग्रेजुअल जो ईजमेंट आनी है इंटरेस्ट रेट्स में वो उपलब्ध हो बिना इन्फ्लेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्योंकि अब जब ये तालमेल बैठा है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का सरकार और आरबीआई पे, तो अब दोनों का अब दायित्व बनता है कि ये जो ग्रोथ को इम्पेटस चाहिए, ताकि ये इंटरेस्ट रेट कम करके जो ग्रोथ को इम्पेटस चाहिए वो मिल जाए इंडस्ट्री को। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है सबको, क्योंकि जो ग्रोथ रुका हुआ था उसको एक यकायक बढ़ाने की कोशिश है। ये कदम एकदम सही डायरेक्शन में है। डेफिनेटली सब सोचते थे कि भाई 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स होना चाहिए। ये डेफिनेटली डिमांड होती है कि जब इंटरेस्ट रेट्स यकायक बढ़े तो उतने ही तुरंत उनको घटा दिया जाए, मगर मेरे को नहीं लगता वो इतना तुरंत संभव हो पाएगा। डेफिनेटली एक ओवरऑल अगर हम 2015 का टारगेट पकड़ें तो तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स तक की फर्दर रिडक्शन तक की उम्मीद मुझे लगता है सरकार की तरफ से दिख रही है। तो अगर ऐसा हो पाता है तो आज जो होम लोन रेट है जो करीब 10-10.25% है, वो तकरीबन 8.5-9% तक आते दिख सकता है। तो डेफिनेटली एक ये मार्ग बना है, एक ये इच्छा जाहिर की है सरकार ने, आरबीआई ने भी, कि हम ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए ये पहला कदम है। तो डेफिनेटली रिलीफ है। इससे क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर आप ईएमआई पर भी अगर आप इम्पैक्ट देखें तो हर 10 लाख के लोन के सामने मुश्किल से 200-250 रुपए का आपको फर्क पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेविंग। तो अगर 50 लाख का भी लोन हुआ तो करीब 800 रुपए तक का आपकी बचत होगी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक पूरा का पूरा ये जो रेट कट है अगर वो होम लोन को पास ऑन करता है। मगर मैं फिर भी कहता हूं कि ये बहुत बड़ी सांकेतिक दिशा है, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और होम लोन मार्केट पिछले 3-4 साल से लगातार 20 से 25% सालाना बढ़ता गया है। तो जहां पे 3.5 लाख करोड़ था 2011 में, वहीं पे 5.5 लाख करोड़ पर आके टिका है पिछले साल। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें हल्की पुल्की अगर छूट भी दी जाती है तो इसका ओवरऑल न्यूमेरिक इम्पैक्ट काफी बड़ा है। तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर भले एक छोटा कदम है आरबीआई की तरफ से, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, लेकिन गोयनका साहब भी कह रहे हैं और यहाँ पर रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि कम से कम एक राहत आती हुई दिखाई देगी और ये एक शुरुआत भर भी कही जा सकती है। आगे चलते हो सकता है हम ऐसे और रेट कट्स देखें, तो आगे का क्या सिनेरियो बनेगा? क्या हम और रेट कट्स देखेंगे और ये सारे के सारे होम लोन बायर्स के लिए भी एक वरदान साबित होंगे? ये सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। की बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। दीवारें बोल उठेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरबीआई की ताज़ी रेट कट के बाद रियल एस्टेट मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा और क्या कहीं से कोई राहत आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर रेड्डी साहब, इस बार बजट में ये भी एक बड़ी उम्मीद थी कि आप जो होम बायर्स हैं उनको बड़ी राहत देंगे, चाहे आप सेक्शन 24 के तहत दे दें या फिर एटीसी के तहत दे दें आपके होम लोन के ऊपर, दोनों ही, चाहे ब्याज की बात हो चाहे प्रिंसिपल की बात हो। वहां पर जब रेट कट नहीं आया तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि हो सकता है, एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर वित्त मंत्री कि आने वाले वक्त में रेट कट होने वाला है तो वहां से तो राहत मिली जाएगी। तो आपको लगता है कि यही सोच रही होगी और हमने देखा कि बजट जाने के तुरंत बाद ही रेट कट सामने आ गया। ये एक तो जो रिडक्शन था रिपो रेट में, दैट वेलकम स्टेप आई सेड, बट जो गोयंका साहब भी बोल रहे थे मार्केट ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग बोल के, मार्केट इज ग्रोइंग देयर नो डाउट, बट ओनली द रिच पीपल आर गेटिंग द हाउसेस। व्हाट अबाउट द अफोर्डेबल सेगमेंट, अनअफोर्डेबल सेगमेंट जो भी है, जो LIG है, मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को मकान नहीं मिल रहा है। क्या मतलब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 10% है, 10% के हिसाब से जितना लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उन लोग दे आर नॉट एलिजिबल टू बाय ए हाउस। So to make them eligible to buy a house and make that agenda of housing for all by 2022, उनका affordability बना, उसको eligibility उसको increase करना। How it is happen is, one is जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, जो 10% है उसको 7.5 लाते, 8% लाते, 25, 50, 1% रिडक्शन इन 1 year may not be helpful because see here EMI का मतलब नहीं है। First you should be eligible for a loan, you should become a house owner, then the EMI will come into picture. So EMI benefit will be existing owners. बट पहले तो जो नॉन एलिजिबल लोग हैं, अबाउट सपोज गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट 97% ऑफ द पीपल, द शॉर्टेज, जितना भी शॉर्टेज है उसमें 97% ऑफ द पीपल उनको एलिजिबिलिटी नहीं आ जाए टुडे। सो टू मेक देम एलिजिबल, इफ इंटरेस्ट रेट ड्रास्टिकली कम डाउन, प्लस interest subvention is given for a longer period. If the shorter period is given interest subvention, the HFIs or banks will not consider higher quantum of loan. So higher quantum of loan आना चाहिए। ये लोन आने के बाद जब इन घर खरीदेंगे उस वक्त 24C का, 80 का, 100 का, जिसका भी प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का भी, that will come into picture. Till I am not in a position to buy house, there is a question of the other standard deduction benefits का कुछ नहीं है, फायदा नहीं है। So पहले they have to reduce the interest rate and then interest subvention for a longer period they should give it, then only the unaffordable segment, lower income group and economically weaker section people in urban, particularly in urban area, they could able to have their own shelter. Otherwise, unless the government is going to take a radical step in this direction, the slogan will remain as it is in coming years also. राइट गोयनका साहब, मैं अगर यह आरबीआई की बात करूं, पिछला रेट कट आया तो बैंक बड़े कॉशियस थे, उन्होंने कोई कदम नहीं लिया। इक्के दुक्के 2-3 बैंक छोड़ दीजिए सरकारी बैंकों को जिन्होंने कुछ परिवर्तन किया, बाकी लोगों ने अपनी जो ब्याज दरें वो स्थिर रखी। अब ये दूसरा रेट कट आ गया है, अभी तक हमने कोई अनाउंसमेंट आता हुआ देखा भी नहीं। आपको क्या लगता है बैंक कहां जाके वो स्टेप उठाएंगे कि अपने होम लोन या कई अन्य लोन कम करें? हम यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक फोकस हालांकि होम लोन पर ही। आपको लगता है कब ये रेट कट होता हुआ दिखेगा बैंकों की साइड से? मुझे लगता है अब समय ठीक है। जब पिछली बार हालात में जब पिछली बार कुछ 25 बेसिस कम किया था तो उसी साल या रादर लास्ट ये करंट फाइनेंशियल ईयर में कई सारे एनपीएस भी डिक्लेयर किए गए, पूरे एक बैंकिंग सिस्टम को क्लीन अप करने की योजना भी चलाई गई। तो ओवरऑल जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स थे, वो बैंकों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे पा रहे थे कि उसको फर्दर रिड्यूस कर पाए। हालांकि कुछ लोगों ने 5-10 बेसिस पॉइंट्स कम किए कि 10.2, 10.25 को 10.15 तक भी ले आए होम लोन्स को, पर कोई बहुत पूरा का पूरा जो बेनिफिट था वो पास ऑन नहीं कर पाए। मगर इस समय जो मूड लग रहा है, और अगर जो एसेट लायबिलिटी कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं अब सब बैंकों में, तो मुझे लगता है इस समय अब क्योंकि स्थिति काफ़ी स्टेबल है और क्योंकि अब जो एक प्रोविजनिंग करनी थी, अब जो क्लीन अप करना था वो हो चुका है, तो इस समय मेरे हिसाब से 25% का ये जो 25 बेसिस पॉइंट्स का ये जो फ़ायदा है, ये पूरी की पूरी तरीके से मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर वो ग्राहकों को पास कर पाएगा।
मेरी उम्मीद ये है कि अब कुछ हफ्तों में ही या अप्रैल से आपको नए शायद रेट्स भी दिखाई देना शुरू करें कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के माध्यम से, जहां पे आपको तकरीबन 9.9 9.8 तक इंटरेस्ट रेट्स का आपको एडवर्टाइजमेंट्स या प्रोपगेशन दिखेगा। तो ये बेनिफिट मेरे को लगता है अब इस समय ठीक है और ये पास ऑन होगा। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ मिस्टर रेड्डी से कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आज भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो LIG और EWS सेगमेंट है जो छोटे घर खरीदते हैं उनकी लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उनको वो लोन मुहैया नहीं किए जाते हैं, और इसके लिए कई सारी अभी भी स्टेप्स लेना बाकी है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की है उसके तहत तो हम सोच रहे थे कि अगर जो क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात की थी कुछ साल पहले, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके लिए अगर कोई एक रकम मुहैया की जाए तो डेफिनेटली ये जो EWS या जो नॉन बैंकेबल सेगमेंट है उनको फ़ायदा हो। डेफिनेटली अगर जनधन योजना के तहत अगर इतने करोड़ों बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं तो एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप ये भी रहता है कि उनको बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है, अब उनके इनकम के तहत उनको होम लोन्स भी अब अवेलेबल हों और उसके सामने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एक गारंटी स्कीम अवेलेबल हो, और उसके बाद जो आपका सबवेंशन स्कीम आता है वो भी बैंकिंग सेक्टर RBI के गाइडेंस के अंडर उसको इम्प्लीमेंट करे। जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बहुत कुछ और किया जाना बाकी, और खास तौर पर ये जो छूट है या ये जो फायदा होगा ये उस वर्ग तक पहुंचना चाहिए जहां पर शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। दोनों ही मेहमान ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा लक्ष्य सरकार के सामने, सबको घर देने का 2022 तक ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चलिए यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा बजट magicbricks.com। पाइए प्रॉपर्टीज की सबसे ज्यादा ऑप्शंस और उनसे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो घर चुनिए मुस्कुराते हुए। magicbricks.com, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। How do the fastest get faster? How do the perfect find room to improve? And how do you better the best? You race yourself. It's Tata Primer versus Tata Primer. T1 Truck Racing, March 15th. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। बात हो रही है RBI के ताजे कदम की, जहां पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाए हैं और अब उम्मीद है कि आगे चलते हुए होम लोन सस्ते होंगे। पूरी इंडस्ट्री पर और घर खरीदारों पर क्या असर होगा, बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। रेड्डी साहब, जैसा कि हमने अभी तक बात की, बजट में बड़ी उम्मीदें थी, नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सरकार का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है और बजट के आगे पीछे भी काफी एक्शन होता है, आपको लगता है कि हाउसिंग की जो नीड्स थी, जो रिक्वायरमेंट थी, मैं नहीं कहूंगा कि सारी की सारी मांगे, लेकिन आने वाले वक्त में बजट के बाहर भी हम कुछ अनाउंसमेंट आते हुए देखेंगे जब आपकी जो डिमांड्स थी या इंडस्ट्री की जो जरूरत थी वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट if can realize that no, they have not given anything, then definitely before passing of the bill they can do a lot of amendments. We are demanding that they should definitely come out with a stimulus package to to make this housing affordable. Definitely आ सकता है। एंड अनदर थिंग, लास्ट ईयर जो रिजर्व बैंक जो अफोर्डेबल हाउसिंग को जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लाया है, राइट, जो एनी बैंक इफ इज रेजिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स for the purpose of affordable housing, funding the affordable housing projects and also home loans, these funds are exempted from CRR and SLR, and they can give a cheaper fund and liberal fund to the housing projects and also give home loans at a cheaper price. But no bank has come forward to implement this. So what we request to you, to the RBI, that they should make it, RBI should make it a mandatory that every bank should follow this and come out with a scheme. So there is certain target should be imposed on every bank, so that at least more funds will, cheaper funds will come up for affordable pricing, and also cheaper loans will come to the home loan will come to the end user.
गोयनका साहब सही कह रहे हैं रेड्डी साहब की ये दो बातें इसमें। एक तो ये जिस अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, वो भी हमने देखा था कि लास्ट ईयर बजट में ना आते हुए, हालांकि वो तो एक पूरक बजट था, उसके बाहर अनाउंस किया गया था, बाद में अनाउंसमेंट आई, तो उम्मीद करें कि कुछ और अनाउंसमेंट भी आ सकती है। एंड सेकेंडली सरकार को इंश्योर भी करना चाहिए कि जो अनाउंसमेंट हुई है वो बैंक फॉलो करें, एटलीस्ट आरबीआई को ये देखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? करेक्ट, बात वाजिब है। मैं रेड्डी साहब से सहमत हूं कि कई सारे फिस्कल मेजर्स लेने हैं। हालांकि सारी चीज़ें बजट में नहीं की जा सकती क्योंकि काफ़ी सारी ये जो चीज़ें हैं ये आरबीआई के दायरे में, सेंट्रल बैंक के दायरे में आती है, और क्योंकि एक दिशा दिखाई गई है बजट के, यूनियन बजट के तहत, तो इसके लिए जो वेरियस स्टैट्यूटरी एजेंसीज़ हैं या बॉडीज़ हैं वो अब इस दिशा या एक मार्गदर्शन के तहत अपने अपने जो कार्य उनको निभाने हैं, जो उनको इस दिशा को एक रूप देना है, उसके तहत वो अपने अपने स्टेप्स ले रहे हैं। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री हो, या फिर आरबीआई हो। अब आरबीआई का जो रवैया है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव लिखता है, जो कुछ 6-8 महीने पहले तक फिर भी काफ़ी कोशिश था क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स ठीक नहीं थे। अब जो इन्फ्लेशन नंबर आया है, जहाँ पे कंज्यूमर या रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5% या उसके अंदर आया है, वो बहुत पॉजिटिव साइन है। होलसेल इन्फ्लेशन भी बहुत कम है, तो उसके चलते अब एक जो स्लोली इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की जो, या एक टर्म स्ट्रक्चर टेपरिंग की जो एक एनवायरनमेंट बनानी है, वो डेफिनेटली इस साल में संभव लगती है अगर ये इन्फ्लेशन नंबर्स इस आंकड़े पर टिके रहें। मगर बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करेगी क्योंकि ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। काफ़ी हद तक ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के या गिर जाने के वजह से भी ये काफ़ी चीज़ें का इम्पैक्ट आया है। जहाँ पर दाम गिरे हैं, इन्फ्लेशन टेम हुआ है। अगर ग्लोबल मैक्रो अगर सिचुएशन चेंज होती है, अगर कमोडिटी प्राइसेस फर्म अप होने शुरू होते हैं, स्पेशली ऑयल प्राइसेस फर्म अप शुरू होने होते हैं, तब वापस से सेंट्रल बैंक के हाथ बन जाएंगे और ये जो उम्मीद या ये जो एक मार्गदर्शन के तहत ये काम करना चाह रहे हैं उस पर फिर वापस हो सकता है रोक लगानी पड़े। तो कई सारी ग्लोबल स्थितियां हैं जिनके तहत सेंट्रल बैंक को काम करना पड़ता है, बिकॉज ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए नहीं, ये पूरे देश भर की मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी को संभालने के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडस्ट्री में निराशा रहेगी, सिर्फ हाउसिंग में ही नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ लार्जर सेक्टर में भी निराशा रहेगी क्योंकि कैपेक्स स्पेंडिंग नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रहा, आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिलना मुश्किल हो पा रहा है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की जो दर है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। तो कई सारी चीज़ें, सिर्फ एक होम लोन पे इम्पैक्ट नहीं आता, ये कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल लोन्स पे भी इम्पैक्ट आता है, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, करीब 1.5-2 लाख करोड़ का मार्केट है। और अगर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी अगर कम होता है तो डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है, तो दोनों हाथों को साथ में काम करना पड़ेगा। एक तरफ जो प्रोड्यूसर है, जो डेवलपर है, उसको अब डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस सस्ते मिल रहे हैं, वो बेनिफिट उनको पूरा कंज्यूमर को पास करना पड़ेगा ताकि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइज है वो कम हो, अफोर्डेबल हो थोड़ी सी, और उसका फर्दर कंपाउंडिंग इफेक्ट होम लोन के तहत हो। तो ये अगर मिली जुली अगर काम होगा तो ये एक सरकार को भी एक डेफिनेट एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये जो भी मेजर लिया जा रहा है ये इफेक्टिवली एंड कंज्यूमर के फायदे में हो रहा है, सिर्फ बैंकों की तरफ से नहीं मगर इंडस्ट्री के तरफ से भी हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर मिलजुल कर काम करना होगा। उम्मीद अब यही कर रहे हैं, जैसा गोयनका साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये कुछ निर्भर करता है, लेकिन क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल देखे जहाँ इंटरेस्ट रेट ऊपर ही रहे हैं और अब थोड़ी सी यहाँ पर मौका बनता है आरबीआई के पास कि वो थोड़ा सा यहाँ पर रेट में ईजनिंग करे, जो उसने की भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये चीज आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और इंडस्ट्री और घर खरीदार दोनों के लिए यहाँ पर थोड़ी राहत आती हुई जरूर दिखाई देगी। और जैसा हम दोनों मेहमानों से बात कर रहे हैं कि अभी बजट गया ही है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम कई और ऐलान आते हुए देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। बहरहाल यहां पर वक्त हो गया कि अब आपसे विदा लें। यहां पर रेड्डी साहब और अमित गोयनका साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। Presented by RR Kabel, वायर नहीं